So, dear children, now you are right in front of paper 1, section 2, और इसमें से आप देख रहे हैं कि आई हैव रिमूव्ड सेक्शन 1 डिटेल्स. तो अब सेक्शन 2 में आपके सामने 3 फॉर्म्स हैं: नैरेटिव राइटिंग, आर्गुमेंटेटिव राइटिंग, डिस्क्रिप्टिव राइटिंग. वर्ड लिमिट इज़ 350 to 500 वर्ड्स. एंड जो हम टाइम बच्चों को सजेस्ट करते हैं इसके लिए वो 60 मिनट्स हैं. और 60 मिनट्स को आप से डिवाइड कर सकते हैं कि 10 to 15 मिनट्स लें आप प्लानिंग के लिए, और 40 मिनट्स काफ़ी होते हैं 500 वर्ड्स लिखने के लिए, बिकॉज आप कुछ ना कुछ प्रैक्टिस के बाद पेपर दे रहे होते हैं. तो कीप द लास्ट 5 to 10 मिनट्स फॉर रीचेकिंग. रीचेकिंग के बगैर आप अच्छा पेपर करने का सोच भी नहीं सकते. एंड लेट मी टेल यू, कैम्ब्रिज हमें रीचेक करने के लिए ओवरराइट करने की परमिशन देता है. कई टीचर्स मैंने सुना है बच्चों को बताते रहते हैं कि कैम्ब्रिज में ओवरराइटिंग अलाउड नहीं है. वो शायद इसलिए बताते हैं कि बच्चे कुछ गंदा करें, लेकिन बच्चे उस डर से फिर ओवरराइट भी नहीं करते और फिर उनकी मिस्टेक्स भी ज़्यादा होती हैं. तो आप ओवरराइट कर सकते हैं. ट्राई टू कीप योर पेपर नीट एंड क्लीन, लेकिन ओवरराइटिंग करें. अगर मिस्टेक्स हैं उनको सही करें, और मिस्टेक सही करने से आपके मार्क्स यकीनन बढ़ते हैं. तो आप देख रहे हैं कि देयर आर 5 टॉपिक्स, और इसमें नैरेटिव को इनलार्ज करके प्रोमिनेंट करके दिखाया गया है, क्योंकि मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स दे गो फॉर नैरेटिव राइटिंग. तो इसमें आपको एग्ज़ाम्स में 5 टॉपिक्स मिलते हैं, और आपने इसमें से एक चूज़ करना होता है. पेपर पे आप क्वेश्चन नंबर ज़रूर लिखें, क्वेश्चन नंबर 2, 3, 4, 5, 6 जो भी आप अटैम्प्ट करने जा रहे हैं, और फिर उसके बाद उसकी प्लानिंग शुरू करें. तो पेपर 1 सेक्शन 2 में मार्क्सिंग पर जाना बहुत ज़रूरी है. आपने पेपर इसी को सामने रखते हुए अटैम्प्ट करना है, क्योंकि एग्जामिनर्स भी इसी को सामने रखते हुए आपका पेपर मार्क करते हैं. तो इसमें पेपर 1 सेक्शन 1 डायरेक्टेड राइटिंग टास्क में 15 मार्क्स आर फॉर लैंग्वेज एंड 15 फॉर टास्क फुलफिलमेंट कंटेंट. लेकिन इसमें इंटरवाइंड होते हैं, आपस में मिले होते हैं. आप कंटेंट और लैंग्वेज को अलग अलग करके मार्क्स नहीं लेते, लेकिन जस्ट फॉर द सेक ऑफ अंडरस्टैंडिंग आप कह सकते हैं कि हाफ मार्क्स आर फॉर लैंग्वेज एंड हाफ फॉर कंटेंट. तो लैंग्वेज में आपने एक्यूरेसी पे जोर देना है. टेंसेस की मिस्टेक्स बिल्कुल नहीं करनी. टेंसेस फॉर्म्स ऑफ वर्ब्स की आमतौर पर स्टूडेंट्स पास्ट टेंस में लिखते हैं, तो आपने थ्रू आउट सीक्वेंस ऑफ टेंस को फॉलो करना है. कहीं लिखते हुए ये नहीं कहना ही वॉज वेरी हैप्पी दैट डे एंड ही नोज दैट इट वॉज अ वेरी सक्सेसफुल स्टार्ट. तो ही नोज की बजाय ही न्यू कहना चाहिए. पास्ट की बात करते हैं तो पास्ट टेंस यूज़ करते हैं. हम स्टूडेंट्स को समझाते हैं, खासकर जिनकी इंग्लिश वीक होती है, कि आपने स्टोरी लिखते हुए पास्ट टेंस यूज़ करना है, और आपने डायलॉग्स के अलावा कहीं भी आर, इज़, एम, आर, हैज़, हैव, डू, डज, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिफ्थ फॉर्म, इन्हें यूज़ नहीं करना. हाँ, डायलॉग्स में डायरेक्ट स्पीच आप यूज़ कर सकते हैं, लेकिन इसके अलावा डायलॉग्स के बाहर आपने स्टोरी को पास्ट टेंस में लिखना है, तो पास्ट वर्ब्स यूज़ करें. आपने डिड, वॉज, वर, हैड, वर्ब की सेकेंड फॉर्म वेंट, प्लेड, रैन यूज़ करना है. विल यूज़ नहीं करना, वुड यूज़ करना है. कैन यूज़ नहीं करना, कुड यूज़ करना है. तो ये चीज़ बहुत ज़रूरी है, और आई होप कि आपने ये पढ़ी होंगी. और अगर आपने इस पर ज़्यादा काम नहीं किया तो अभी कुछ दिन है, मैं कहूँगा कि फ्यू आवर्स लेफ्ट, तो आप इसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं. सेकेंडली, सब्जेक्ट ऑफ एग्रीमेंट की गलती बिल्कुल नहीं करनी. डायलॉग्स में आप प्रेजेंट टेंस यूज़ कर सकते हैं, और कुछ बच्चे दे आर वेरी बोल्ड राइटर्स, तो वो स्टोरी भी प्रेजेंट टेंस में लिखते हैं. तो उन सब के लिए है कि अगर आपने सब्जेक्ट प्रेजेंट टेंस यूज़ करना है, तो उसके लिए सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट को फॉलो करें. सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट मीन्स किस सब्जेक्ट के साथ कौन सा वर्ब लगाना है. अगर आप ही, शी, इट यूज़ कर रहे हैं थर्ड पर्सन सिंगुलर, तो उसके साथ आप फिफ्थ फॉर्म लगाएंगे. गोज, रन्स. गो या रन नहीं लगाएंगे. आप ये नहीं कहेंगे ही गो, ही रन, ही डू नॉट. इस तरह आई डज नॉट नहीं होगा, आई डू नॉट. आई हैव डन होगा, आई हैज़ डन कभी नहीं होगा. इसी तरह वन ऑफ द स्टूडेंट्स इज होगा, वन ऑफ द स्टूडेंट्स आर नहीं होगा. तो सब्जेक्ट ऑफ एग्रीमेंट इज द सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट एरर टू बी अवॉइडेड. उसके बाद पंक्चुएशन आ जाती है. पंक्चुएशन में आपने कैपिटल लेटर्स, स्मॉल लेटर्स गलत नहीं करने. आपने
टर्मिनेशन मार्क्स सही लगाने हैं, फुल स्टॉप्स, क्वेश्चन मार्क्स, और थर्ड टर्मिनेशन मार्क आपके लिए मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन होगा, जो आमतौर पर कम यूज़ होते हैं और नैरेटिव राइटिंग में ही यूज़ होते हैं। इसके बाद आपने जो पंक्चुएशन है उसका ख्याल करना है, कॉमर्स को सही यूज़ करना है। अक्सर बच्चे कॉमर्स को अननेसेसरीली यूज़ करते हैं, बड़ी कॉमन मिस्टेक है जो टीचर्स नहीं कराते स्कूल्स में, और वो है कॉमर्स प्लाइस। और कैम्ब्रिज एग्जामिनर्स रिपोर्ट्स में कई जगह कॉमर्स प्लाइस को पॉइंट आउट करता है कि ये बहुत कॉमन है और बहुत इंपॉर्टेंट एरर है। तो कॉमर्स प्लाइस मीन्स के आप दो इंडिपेंडेंट क्लॉजेस को कॉमा के ज़रिए जोड़ रहे होते हैं, लिंक कर रहे होते हैं। जैसे ही वॉज वेरी सक्सेसफुल दैट डे, कॉमा he had worked hard for that। तो इसमें यहाँ पे कॉमा नहीं आएगा, या तो फुल स्टॉप आएगा, या कंजंक्शन आएगा, बिकॉज आएगा, या सेमी कॉलन आएगा। तो अगर आप यहाँ कॉमा लगाएंगे तो ये कॉमा स्प्लाइस बन जाएगा, अगर यहाँ कॉमा नहीं लगाएंगे तो ये रन ऑन सेंटेंस बन जाएगा। तो ये दो मिस्टेक्स पंक्चुएशन खासतौर पे आपने देखनी है। इसके अलावा सेंटेंस स्ट्रक्चर वेरिड होने चाहिए। कोशिश करें कि सिर्फ सिंपल सेंटेंसेस यूज़ ना करें, कंपाउंड एंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस को भी यूज़ करें। दो तीन एटलीस्ट कॉम्प्लेक्स सेंटेंस होनी चाहिए, चाहे अगर आपकी राइटिंग एवरेज लेवल की है। और फिर इसके बाद आपने पैराग्राफिंग बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, और पैराग्राफिंग के बगैर आप मार्क्स नहीं ले सकते। तो पैराग्राफिंग के लिए ज़रूरी है कि आपने आउटलाइन अच्छी बनाई हुई हो। नैरेटिव राइटिंग लिख रहे हैं तो उसके लिए 10+ पैराग्राफ्स मिनिमम हों, रेंजिंग फ्रॉम शॉर्ट टू मीडियम। कोशिश करें बड़े बड़े पैराग्राफ ना बनाएं। अगर बड़े पैराग्राफ बनाते हैं तो फिर आपकी स्टोरी भी डल और बोरिंग से नज़र आती है। और आर्गुमेंटेटिव में एंड डिस्क्रिप्टिव राइटिंग में भी कोशिश करें कि मीडियम लेंथ पैराग्राफ बनाएं। बहुत ज़्यादा बड़े बड़े पैराग्राफ बनाने की ज़रूरत नहीं है। तो ये, और पैराग्राफ्स एक दूसरे से लिंक्ड हों। इतनी अच्छी राइटिंग हो कि एक पैराग्राफ को आप अगर रिमूव करते हैं तो आपकी स्टोरी इनकोहेरेंट नज़र आती है, समझना उसको मुश्किल हो जाता है। तो पैराग्राफ आपस में लिंक्ड हो, कोहेरेंस हो, अरेंजमेंट ऑर्गेनाइजेशन की बहुत अच्छी हो, और साफ नज़र आ रहा हो कि प्लान करके नैरेटिव या आर्गुमेंटेटिव या डिस्क्रिप्टिव जो भी लिखा है, प्लानिंग से आउटलाइन बनाकर उसको फॉलो करके लिखा गया है। कंटेंट में एक चीज़ आपने याद रखनी है कि अगर नैरेटिव लिख रहे हैं तो वो इंटरेस्टिंग होनी चाहिए, बोरिंग डल नहीं होनी चाहिए। अ गुड बिगिनिंग, गुड इंटरेस्टिंग मिडल, और फिर गुड इंटरेस्टिंग एंडिंग। तो शुरू से ऐसी स्टोरी लिखी जाए कि एग्जामिनर जब पढ़ना शुरू करें तो वो अपना पेन रख दें और आपकी स्टोरी को पढ़ना शुरू कर दें। वन पैराग्राफ, फर्स्ट पैराग्राफ, सेकंड पैराग्राफ, और पढ़ते ही जाएं। कई बार ऐसे होता है कि मैं भी स्टोरीज चेक कर रहा होता हूँ तो बात स्टोरीज अच्छी लगती हैं कि हाँ, पेन रख देता हूँ और पहले स्टोरीज पूरी पढ़ लेता हूँ। एंड सम स्टोरीज आर रियली अमेजिंग, बहुत मज़ा आता पढ़ के। तो आप भी स्टोरी ऐसी लिखें एग्जामिनर पढ़ते रहें, और ऐसा इंटरेस्ट क्रिएट हो कि जो एंड तक रहे। अक्सर बच्चे स्टोरी इंटरेस्टिंग स्टार्ट करते हैं लेकिन मिडल पे जाके आगे जाके स्टोरी अपनी वार्मथ इंटरेस्ट लूज कर देती है। तो उसके लिए ज़रूरी है कि आप अच्छी इंटरेस्टिंग स्टोरीज पढ़ें। यहाँ सैम्पल में मैंने आपको काफ़ी स्टोरीज दी हैं, इनको फॉलो करें। और जो एवरेज और वीक स्टूडेंट्स हैं, अगर वो इस वीडियो में दिए गए स्टोरीज को समझ लेते हैं तो उनके लिए काफ़ी है। और फिर अगर आपने डिस्क्रिप्टिव राइटिंग करनी है तो स्ट्रॉन्ग वोकैबुलरी हो, डिस्क्रिप्टिव वोकैबुलरी हो, ऐसे वर्ड्स यूज़ किए जाएं जो पिक्चर को क्लियर कर दें, पढ़ने वाला उस सीन को देख सके। अगर आप साउंड को डिस्क्राइब कर रहे हैं तो साउंड उसको महसूस हो, अगर स्मेल को डिस्क्राइब कर रहे हैं तो स्मेल वो फील करे, और विजुलाइज कर सके हर सीन को। उसके लिए अच्छे एडजेक्टिव्स और एडवर्ब्स यूज़ करें। और आर्ग्यूमेंट्स में सिर्फ आपने आर्ग्यूमेंटेड राइटिंग में सिर्फ आर्ग्यूमेंट्स नहीं देने, उनको रीजंस और एग्जांपल देके उनको प्रूव भी करना है, सपोर्टिंग डिटेल देनी है। अच्छा इंट्रोडक्शन हो, और इंट्रोडक्शन में अपने थीसिस स्टेटमेंट को प्रूव करने के लिए आर्गूमेंट्स दें, रीजंस दें, और आखिर में एक अच्छे कंक्लूजन में उसको रीफ्रेज करके अपनी बात को पूरी करें। तो एग्जामिनर रिपोर्ट फॉलो किए बगैर आप अच्छी राइटिंग नहीं कर सकते। सो लेट्स स्टार्ट
the three forms one by one. First of all comes narrative writing, और आप देख सकते हैं नैरेटिव राइटिंग आप प्लॉट स्ट्रक्चर के बगैर नहीं कर सकते, आपने प्लॉट लाजमन बनाना है। मेजॉरिटी ऑफ द स्टूडेंट्स टॉपिक पढ़ते हैं ना, कोई प्लानिंग करते हैं, बस स्टोरी लिखना शुरू कर देते हैं, एंड दे थिंक दे प्लान वाइल राइटिंग, एंड दिस इज़ रियली ब्लंडर। तो ये इससे आपने बचना है, एक अच्छी आउटलाइन बनानी है। और अगर प्लॉट स्ट्रक्चर समझ में नहीं आ रहा तो सिंपल सी स्टोरी की आउटलाइन बनाए 5 स्टेजेस की। पहली स्टेज में आपने इंट्रोडक्शन देना है किन चीज़ों का, आपने बताना है कि कैरेक्टर्स कौन है, उनको क्या प्रॉब्लम कॉन्फ्लिक्ट क्या है, और किस जगह पे स्टोरी शुरू हो रही है, और कहाँ पे स्टोरी आगे बढ़ के डेवलप होगी, ये पहले प्लान कर लें। और टाइम क्या होगा स्टोरी का, कितने अरसे स्टोरी जारी रहेगी, कितने अरसे फैली होगी, टाइम स्पैन कितना होगा, ये सारी बातें नोट करनी है। और आपने फर्स्ट या 1 या 2 पैराग्राफ्स में आपने अपना इंट्रोडक्शन देना है, जिसे हम एक्सपोजिशन कहते हैं। तो अगर एक्सपोजिशन का लफ्ज़ मुश्किल लग रहा है तो इंट्रोडक्शन समझिए, जो लाजमन लिखना है 1 या 2 पैराग्राफ्स में, जिसमें आप स्टोरी में कॉन्फ्लिक्ट को इंट्रोड्यूस कराएंगे। और आमतौर पे हर स्टोरी नॉर्मल सिचुएशन स्टार्ट होती है और उसमें फिर राइटर कॉन्फ्लिक्ट को लेकर आता है, जो आगे बढ़ता जाता है, बढ़ता जाता है, बढ़ता जाता है, ट्विस्ट एंड टर्न्स आते हैं, और इसको हम कहते हैं राइजिंग एक्शन। जो प्रॉब्लम होता है वो कॉम्प्लिकेट हो जाता है। तो आपने 1 पैराग्राफ या 2 पैराग्राफ बनाने हैं इंट्रोडक्शन के, और 3 to 4 5 6 अपनी प्लानिंग के मुताबिक आपने राइजिंग एक्शन में पैराग्राफ्स रखने हैं, जिसमें आप एटलीस्ट 2 to 3 ट्विस्ट एंड टर्न्स नजर आए, स्टोरी चेंज हो रही है, कॉम्प्लेक्स हो रही हो, सस्पेंस क्रिएट हो रहा हो। और फिर आपने 1 पैराग्राफ रखना है क्लाइमेक्स के लिए आमतौर पे, जिसमें आप स्टोरी को मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट पे ले आते हैं, जहाँ से स्टोरी कोई भी टर्न ले सकती है। और ये क्लाइमेक्स बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है नैरेटिव राइटिंग का, हम आगे जाके एग्जांपल्स में देखेंगे। फॉलोइंग एक्शन में जो क्लाइमेक्स के बाद आता है, उसमें प्रॉब्लम रेजोल्यूशन की तरफ जाना शुरू होती है, और रेजोल्यूशन में जो कंक्लूजन भी कह सकती हैं, द स्टोरी कम्स टू एन एंड। तो उसमें हैप्पी एंडिंग भी होती है, सैड एंडिंग भी होती है, क्लिफ हैंगर भी होता है। और इट डिपेंड्स ऑन योर प्रैक्टिस कि आप उसको नॉर्मली एंड करते हैं या क्लिफ हैंगर पे या एक क्वेश्चन पे लीव करते हैं। तो एक ऐसे सिचुएशन पे दैट इज़ स्टिल नॉट रिजॉल्व, दैट स्टिल रिमेन्स अनरिजॉल्व। तो ये आपकी प्रैक्टिस और एक्सपीरियंस पे डिपेंड कर रहा होता है। तो अगर आई रिपीट, अगर आपको प्लॉट स्ट्रक्चर नहीं बनाना तो कम से कम 5 स्टेजेस, 5 सेंटेंस लिख के 1 2 3 4 5 उनके स्टेजेस बना लें। कि पहले पॉइंट होगा इंट्रोडक्शन का होगा, उसमें आपने 1 2 पैराग्राफ में बताना है कि कैरेक्टर्स कौन है, कॉन्फ्लिक्ट क्या है, प्रॉब्लम क्या है, और कहाँ हो रही है, किस टाइम हो रही है, किस जगह पे हो रही है कहानी। और फिर आपने पॉइंट 2 बनाना है राइजिंग एक्शन में, उसके सब पॉइंट्स बना सकते हैं 4 5। पहले क्या होता है, फिर क्या प्रॉब्लम कॉम्प्लिकेट होती है, फिर क्या सस्पेंस आता है, फिर क्या प्रॉब्लम कॉम्प्लिकेट होती है। और उसके बाद आपने 1 पैराग्राफ का क्लाइमेक्स बनाना है, 1 2 पैराग्राफ्स का फॉलोइंग एक्शन बना लें, और 1 2 पैराग्राफ्स का रेजोल्यूशन बना सकते हैं अपने अपनी प्रेपरेशन और प्लानिंग के मुताबिक। फिर उसके बाद ये मैंने आपके लिए 3 स्टोरीज इंक्लूड की हैं। और जब भी आपको एग्जाम में क्वेश्चन आता है तो आप सोच लिया करेंगे इसकी थीम क्या होगी, इसमें आप क्या शो करना चाह रहे हैं। एक तो क्वेश्चन जिस तरह लिखा हुआ है, राइट अ स्टोरी विच कंटेन्स द सेंटेंस बट प्रॉमिस मी नो मोर स्टीलिंग। तो ये इसमें यूज़ भी हुआ है, लेकिन आपने थीम में भी ये डिसाइड कर लेना है कि आपकी स्टोरी की प्लानिंग क्या होनी चाहिए, आप स्टोरी में क्या मैसेज कन्वे करना चाह रहे हैं। तो जैसे ये क्वेश्चन था, तो अब फॉर एग्जांपल एक स्टूडेंट लिख रहा है, तो उसने प्लान किया कि मैं स्टोरी में ट्रस्ट या सिंपथी की या एम्पथी की थीम लेकर आऊँगा। तो ये स्टोरी इट्स अबाउट अ बॉय हु ट्राइड टू स्नैच अ लेडीज़ पर्स एट नाइट। और आमतौर पे अगर कोई रात को ऐसी वाकया हमारे सोसाइटी में होता है, तो और वो अगर थीफ या रॉबर पकड़ा जाता है, तो आप जानते हैं उसके साथ क्या होता है, उसको मार मार के तो लोग मार देते हैं या दे हैंड हिम ओवर टू द पुलिस। तो यहाँ पे
एक डिफरेंट सिनेरियो था। जो लेडी थी, शी ट्राइड टू टीच द बॉय अ गुड लेसन। शी न्यू दैट इफ दैट बॉय was handed to the police, yeah, if he would go to the police, he would be spoiled. तो उसने क्या किया कि उसको अपने घर ले गई और घर में जाके अच्छा ट्रीटमेंट किया, और अच्छे ट्रीटमेंट के दौरान लड़के को एक दफ़ा मौका मिला कि वो वहाँ से उस लेडी का पर्स लेके भाग सके, लेकिन वो नहीं भागा। उसने फैसला किया, नहीं, मैंने इसके ट्रस्ट को ख़राब नहीं होने देना। आई विल नॉट चीट हर। ठीक है ना। तो और फिर वो लेडी उसके लिए खाना बनाती हैं, उसको खाना खिलाती हैं, और फिर दोनों के दरमियान अच्छा कॉन्फिडेंस बिल्डअप होता है। और फिर जाने से पहले वो लेडी उसे पहले से पूछती है कि तुमने चोरी क्यों की। वो बताता है कि मैंने शूज़ लेने थे और मेरे पास पैसे नहीं थे। तो फिर लेडी उसे शूज़ खरीदने के लिए पैसे भी देती हैं। अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पे आगे जाके ये क्वेश्चन स्टेटमेंट को इंसर्ट किया स्टूडेंट ने, और बहुत सुटेबली फिट किया। तो आपने सिर्फ ये क्वेश्चन स्टेटमेंट इस तरह फिट कर देनी कि बस अपना फ़र्ज़ पूरा कर लिया, चाहे उसका स्टोरी में कोई रोल प्ले हो रहा है कि नहीं हो रहा। तो दैट स्टेटमेंट शुड प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन द स्टोरी। और फिर एंड पे वो जब जाता है तो उसके दिल में एक तो रिस्पेक्ट होती है मिसेस जोन्स के लिए, और फिर लेसन भी लर्न करता है कि आइंदा कभी चोरी नहीं करेगा। और इस तरह मिसेस जोन्स भी, शी इज़ सक्सेसफुल इन टीचिंग हिम अ गुड लेसन। तो आप देख सकते हैं कि थीम जो स्टोरी की है, ट्रस्ट, सिंपथी, एम्पथी, उसको हाईलाइट किया गया है। तो ये स्टोरी आप पॉज करके देख सकते हैं। सेकंड स्टोरी फ्रेंडशिप की थीम पर है, और उसमें भी आप देख सकते हैं कि फर्स्ट पैराग्राफ में क्वेश्चन स्टेटमेंट को इंसर्ट किया गया है, और रेलिवेंट स्टोरीज हैं जो क्वेश्चन स्टेटमेंट होती है उसकी इंपॉर्टेंस को हाईलाइट करती हैं। तो इस क्वेश्चन स्टेटमेंट देखकर आपने थीम को सोच लेना कि किस थीम को आपने इस स्टोरी में कन्वे करना है, तो उससे स्टोरी को प्लान करना आसान हो जाता है। तो मैं आपको छोटा सा गेस भी दे सकता हूँ कि जो थीम्स इस वीडियो में आपको मिलेंगी, अगर आप उनको प्लान कर लें, उनको तैयार कर लें एग्ज़ाम्स के लिए, तो इंशाल्लाह ताला आप कोई भी स्टोरी आ जाए, आप उनको उनमें से अगर दो नहीं तो कम से कम एक अटैम्प्ट ज़रूर कर सकते हैं थीम्स को सामने रखते हुए। तो इन स्टोरीज़ को आपने ज़रूर प्रिपेयर करना है अपने कमिंग एग्ज़ाम के लिए। तो मैं इसे फॉरवर्ड कर रहा हूँ और आप इसे पॉज करके पढ़ सकते हैं। जो भी स्टोरी हो, इन स्टोरीज में डायलॉग ज़्यादा हैं, आप डायलॉग्स कम कर लें, लेकिन एटलीस्ट 3 डायलॉग्स हों। तो डायलॉग्स मेक द स्टोरी लाइवली एंड इंटरेस्टिंग। तो स्टोरी शुड बी प्लान्ड फर्स्ट, प्लॉट स्ट्रक्चर बनाएं, आउटलाइन बनाएं, और फिर उसको लेके आगे बढ़ें। आई एम मूविंग ऑन टू द थर्ड स्टोरी। और इसमें ये दूसरी क्वेश्चन जो होता है आमतौर पे कि क्वेश्चन स्टेटमेंट नहीं दी जाती कि यूज़ दीज वर्ड्स इन द स्टोरी और योर स्टोरी शुड कंटेन दीज वर्ड्स। इसमें आपको एक आइडिया दिया जाता है, आपने उस आइडिया को फॉलो करते हुए स्टोरी लिखनी होती है। तो ये स्टोरी इज़ बेस्ड ऑन द थीम ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड रिग्रेट, और एक सिंपल सी स्टोरी है, उसको एक अच्छे अंदाज में लिखा गया है। कीप इन माइंड यू शुड नॉट यूज़ डिफ़िकल्ट वर्ड्स। एग्जामिनर्स डिफ़िकल्ट वर्ड्स नहीं देखते, वो अच्छी वोकेबलरी देखते हैं जो रिलेटेड हो और वेरिड हो। एक वर्ड को रिपीट ना करें, उसके ऑल्टरनेटिव या सिनोनिम्स आप यूज़ कर सकते हैं। तो इसके बाद जल्दी से ये मेथड्स हैं किस तरह आप स्टोरी को स्टार्ट कर सकते हैं और किस तरह एंड कर सकते हैं। स्टार्टिंग है कि आप स्टोरी स्टार्ट कर सकते हैं रीडर को एड्रेस करके, उससे बात करते हुए, या एक क्वेश्चन पूछकर, या एक मिस्ट्री क्रिएट करके, या एक सेटिंग डिस्क्राइब करके। यूजिंग डायरेक्ट स्पीच डायलॉग से स्टार्ट कर सकते हैं, डिस्क्राइबिंग कैरेक्टर से स्टार्ट कर सकते हैं, और एंडिंग्स ये हैं। इनके एग्जांपल्स आपको आगे नज़र आएंगे। तो जो आपने
वेज अभी देखे थे, हाउ टू स्टार्ट एंड अ नैरेटिव। तो इसको आप एग्जांपल्स देख सकते हैं इन सब के, इनको आप पॉज करके देख सकते हैं कि किस तरह आप स्टोरी को स्टार्ट कर सकते हैं। सो दे कैन गिव यू अ वैरायटी ऑफ मेथड्स, टेक्निक्स टू स्टार्ट योर स्टोरी विद। और इसके साथ ही ये आप एंडिंग्स देख सकते हैं। सो यूजुअली जिन स्टूडेंट्स को नैरेटिव की प्रैक्टिस नहीं होती, उनको स्टार्टिंग और एंडिंग में बहुत प्रॉब्लम आती है। तो स्टार्टिंग में मैं बता चुका हूँ, आप एक दो पैराग्राफ रखें कैरेक्टर्स को इंट्रोड्यूस कराने के लिए, कॉन्फ्लिक्ट को कराने के लिए और सेटिंग के लिए, और फिर एंड पे स्टोरी को एक लॉजिकली प्रॉपर एंडिंग पे लेकर आएँ। और कहानी स्टार्ट करने से पहले जब आप प्लानिंग करेंगे तो आप पहले ही सोच लेंगे कि स्टोरी का स्टार्ट क्या होगा और एंड क्या होगा, और किस तरह इसको डेवलप करा के इसमें ट्विस्ट एंड टर्न्स ला के आगे बढ़ाना है। आगे हम जल्दी से देखते हैं, जब आप नैरेटिव राइटिंग करते हैं तो हम टीचर्स को और एग्जामिनर्स को आमतौर पे कंटेंट में प्लॉट स्ट्रक्चर के साथ दो इश्यूज आते हैं। एक तो जो बड़ा इंपॉर्टेंट इशू आता है हमें, वो होता है कि स्टोरी में कोई इशू नहीं होता, कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं होता। इन स्टोरीज को हम कहते हैं ज़ीरो कॉन्फ्लिक्ट स्टोरीज। स्टूडेंट्स ने एक इवेंट को, अकाउंट को तो लिखा होता है, लेकिन उसमें कोई कॉन्फ्लिक्ट, कोई प्रॉब्लम नहीं होती और डेवलप नहीं हुई होती। ज़ाहिर है जब इशू नहीं होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, तो वो डेवलप कैसे होगी। फॉर एग्जाम्पल, ये बड़ा अच्छा एग्जाम्पल आपको सामने है। तो ये एक स्टोरी है, राइट अ स्टोरी इन विच अ बर्थडे पार्टी प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल। तो इसके रिस्पॉन्स में दो स्टोरीज मैं आपको दिखाऊंगा, एग्जाम्पल वन, एग्जाम्पल टू। तो एग्जाम्पल वन में जो स्टोरी लिखी है, इंग्लिश बड़ी ज़बरदस्त है, देयर इज़ नो इशू विद द लैंग्वेज, और उसमें सेटिंग भी अच्छी है, टाइम भी है, बट व्हाट इज़ मिसिंग इज़ कॉन्फ्लिक्ट। कॉन्फ्लिक्ट मिसिंग है। और उसमें उसने बर्थडे पार्टी को बताया किस तरह वो दैट वाज हेल्ड, और बड़ी ज़बरदस्त पार्टी रही, और एंड पे वो पार्टी ख़त्म हुई, सारे दोस्त चले गए और पूरा दिन बहुत अच्छा गुजरा। मैं सेकंड लास्ट लाइन से पढ़ूंगा। दिस बर्थडे पार्टी हैड बीन अ डे फिल्ड विद लव, लाफ्टर एंड अनफॉरगेटेबल memories. It was a reminder that the best gifts in life are the people we share our moments with. तो थीम भी कन्वे की गई है लव की, रिलेशनशिप की, लेकिन कॉन्फ्लिक्ट मिसिंग है। तो एक दूसरा एग्जांपल आप देखें, इसमें जो ब्लू हाईलाइटेड एरिया है, दैट इज़ द कॉन्फ्लिक्ट एंड इट्स डेवलपमेंट। तो इसको आप पॉज करके देख सकते हैं कि किस तरह एक इशू, एक प्रॉब्लम इंट्रोड्यूस कराया गया और फिर इसको डेवलप कराया गया। इसमें ज़्यादा ट्विस्ट एंड टर्न्स नहीं डाले गए आपके लिए, लेकिन आप इसको मज़ीद एक दो ट्विस्ट एंड टर्न्स डालकर और इंटरेस्टिंग बना सकते हैं। तो ये ब्लू हाईलाइटेड एरिया कॉन्फ्लिक्ट को शो कर रहा है, और उसके बाद एंडिंग आप देखें किस तरह एक लॉजिकल लाई गई है। वही एंडिंग, कंक्लूडिंग पैराग्राफ जो फर्स्ट स्टोरी का था, वही एंडिंग लास्ट सेकंड स्टोरी का भी है। लेकिन जो प्रॉब्लम आया है वो स्टोरी नंबर टू में कॉन्फ्लिक्ट नहीं था। स्टोरी नंबर टू में कॉन्फ्लिक्ट है, स्टोरी नंबर वन में कॉन्फ्लिक्ट नहीं था। तो स्टोरी नंबर वन, हम इसको रिमार्क्स देते हैं आमतौर पर ऐसी स्टोरीज को, दिस इज़ नॉट अ स्टोरी, दिस इज़ एन अकाउंट। तो उस पर ज़्यादा मार्क्स भी नहीं मिलते। लेकिन सेकंड एग्जांपल में उसी टॉपिक को एक कॉन्फ्लिक्ट डालकर उसको डेवलप करा के दिखाया गया है, एंड दैट इज़ एन इंटरेस्टिंग स्टोरी एंड इट फुलफिल्स द रिक्वायरमेंट्स ऑफ कैम्ब्रिज मार्क स्कीम। और फिर ये आपके सामने कुछ स्टोरीज़ हैं, थीम्स हैं। मैंने आपको बता चुका हूँ कि अगर आप इस वीडियो को गौर से देखें, इसको एक वर्कशॉप समझ लें आप। तो इसमें जो स्टोरीज दी गई हैं, थीम्स दी गई हैं, उनको पढ़कर देखें स्टोरी स्टार्ट कैसे हो रही है, एंड कैसे हो रही है। तो आप इन्हीं टॉपिक्स को कम से कम एग्ज़ाम के लिए तैयार कर लें और को हेल्प होगा। लेकिन आगे वो उन एग्जांपल्स को स्टार्ट करने से पहले मैं दूसरा एक इशू लेकर आऊँगा जो स्टोरीज़ में होता है, और वो क्या है कि स्टूडेंट स्टोरी तो बड़ी अच्छी लिख रहे होते हैं, लेकिन वही बात कि टाइम मैनेजमेंट नहीं होती और प्लानिंग नहीं होती बाज़ बात। तो टाइम मैनेजमेंट ना होने से और प्लानिंग ना होने से
एंडिंग वो जल्दी में वाइंड अप कर देते हैं। अभी बहुत अच्छी स्टोरी लिखी गई जिसमें कॉन्फ्लिक्ट डेवलप कराया गया और 4 दोस्तों की कहानी बताई गई है, जो वन ऑफ देम वाज गोइंग फॉर हर इंटरव्यू। तो इंटरव्यू के जा रहे होते हैं, रास्ते में मिसहैप होता है और उन एक रॉबर आके उस लड़की का बैग ले जाता है जिसमें डॉक्यूमेंट्स होते हैं। वो इंटरव्यू नहीं दे सकती, लेकिन वो डिटर्मिनेशन शो करती है कि मैं अभी जाऊंगी, हमें जाना चाहिए। और जो इंटरव्यूअर्स हैं उनसे आके बात करनी चाहिए और उनको अपना प्रॉब्लम बताना चाहिए। हो सकता है वो हमारे इंटरव्यू को रीशेड्यूल कर दें। और फिर वो आखिरी आप ब्लू येलो हाईलाइटेड में देख रहे हैं, वो बहुत ही फास्ट पेसिंग में इसको स्टोरी को वाइंड अप किया गया है। सारा मज़ा ख़राब कर दिया स्टोरी का कि वो जल्दी से जाते हैं, इंटरव्यू की लोकेशन पे पहुंचते हैं और फिर वहाँ इंटरव्यू होता है। इंटरव्यू पैनल सारा की डिटर्मिनेशन से, जो वहाँ स्टूडेंट हैं, वो कैंडिडेट गई इंटरव्यू के लिए और उसके फ्रेंड्स की सपोर्ट से बड़े इम्प्रेस होते हैं और मूव होते हैं और वो फिर इंटरव्यू रीशेड्यूल कर देते हैं और सारा को अपना टैलेंट शो करने के लिए एक अपॉर्चुनिटी मिल जाती है और स्टोरी भी यहाँ पे ख़त्म हो जाती है। तो दिस इज़ नॉट अ गुड एंडिंग और सारे स्टोरी का मजाक ख़राब कर दिया। तो अच्छी स्टोरी प्लान की गई हो और टाइम मैनेजमेंट हो। बाद बच्चे बहुत अच्छा प्लान करते हैं लेकिन टाइम मैनेजमेंट ना होने पर उनकी स्टोरी, देयर स्टोरी लूजेस इट्स वार्मथ, सस्पेंस, इंटरेस्ट, और एग्जामिनर्स फील सैड। खासकर मैं तो बहुत उदास फील करता हूँ कि अच्छी स्टोरी चल रही थी, एंड पे ख़त्म हो गई। तो अब आप ये देख सकते हैं कि अगेन सॉर्ट ऑफ गेस्ट फॉर यू, आपने ये थीम्स को कम अज़ कम तैयार करना है। इससे आपको अपने एग्ज़ाम प्रेपरेशन में बहुत हेल्प मिलेगी। ये थीम्स आपने तैयार करनी है और इसके लिए मैंने आपको कुछ सैम्पल्स भी आगे दे रहा हूँ। ये भी साथ साथ आप पढ़ते जाएं, वीडियो को पॉज कर करके। जो थीम्स हैं देखिए उनको किस तरह इंसर्ट किया गया है और किस तरह उनको स्टोरीज़ में कन्वर्ट किया गया है। तो आई रिपीट, अ वेरी गुड प्लॉट, अ वेरी गुड प्लान। और अगर प्लॉट नहीं आता तो 5 स्टेजेस की आउटलाइन, और उसके बाद उसको कन्वर्ट करें स्टोरी में। और जहन में रखें कि पास्ट टेंस यूज़ हो रहा है, सीक्वेंस टेंसेस, सब्जेक्ट ऑफ एग्रीमेंट यूज़ हो रहे हैं, पंक्चुएशन सही यूज़ हो रहा है और आपकी स्टोरी अकॉर्डिंग टू प्लान चल रही है। अच्छी प्लानिंग में ये भी होता है कि आप आउटलाइन के तमाम पॉइंट्स को एक प्रॉपर स्पेस दें, बैलेंस स्पेस दें। ये ना हो कि जिस तरह अभी आपने स्टोरी पढ़ी वो 4 दोस्तों की, 4 फ्रेंड्स की, कि किस तरह प्लानिंग गलत हो गई। जिस पार्ट को ज़्यादा हाईलाइट करना चाहिए था उसको कम कर दिया और जो पहला वाला हिस्सा था उसको ज़्यादा एलेबरेट कर दिया और स्टोरी सारी ख़राब हो गई, मार्क्स ख़राब हो गए। तो आप इन स्टोरीज़ को पढ़ते जाएं, इनको पॉज कर करके देखें। इन सब में आपको स्ट्रक्चर नज़र आएगा, प्लानिंग नज़र आएगी और कहीं भी आप एक पैराग्राफ को रिमूव नहीं कर सकेंगे, उससे सारी स्टोरी के डिस्टर्ब होने का खदशा हो जाता है। तो ये जो थीम्स आपको मैंने बताई हैं इनको आपने लाजमन तैयार करना है। अपनी लैंग्वेज मिस्टेक्स पे नज़र रखनी है, पेपर को रीचेक करना है। तो कोई वजह नहीं है कि इंशाल्लाह ताला आपका स्टार आएगा। तो नैरेटिव राइटिंग के लिए आई रिपीट, एक्यूरेसी लैंग्वेज में और कंटेंट में रेलिवेंसी, स्टोरी के रेलिवेंट टॉपिक्स हों और फिर आपने आउटलाइन बनानी है बेहतरीन किस्म की और उसको कन्वर्ट करना है एक बेहतरीन स्टोरी में। सो विश यू बेस्ट ऑफ लक with a great attempt and a star. So now let's come to the second important form of writing in paper 1 section 2 composition paper, and that is argumentative writing. So dear students, वैसे तो argumentative writing is a form of communication in which the author presents a specific viewpoint or argument on a particular topic and supports it with evidence and reasoning.
आमतौर पे आर्गुमेंटेटिव राइटिंग में ऑथर को या राइटर को एक ख़ास व्यू पॉइंट लेना पड़ता है टू गो आइदर इन फेवर ऑफ द गिवन टॉपिक और अगेंस्ट इट। लेकिन ओ लेवल एग्ज़ाम्स में जो हमें दो आर्गुमेंटेटिव टॉपिक्स आते हैं उनमें हमारे पास ऑप्शन होती है, कैंडिडेट्स के पास, आपके पास ऑप्शन होती है कि आप उसका फॉर और अगेंस्ट व्यू पॉइंट लें या उसका एक बैलेंस्ड न्यूट्रल डिस्कशन करें। तो इसी लिहाज से आर्गुमेंटेटिव एसेस को दो फर्दर टाइप्स में डिवाइड किया जाता है, एक ओपिनियन एसेस और दूसरा डिस्कशन एसेस। ओपिनियन एसेस में राइटर को एक व्यू पॉइंट लेना पड़ता है, आइदर इन फेवर ऑफ द टॉपिक और अगेंस्ट इट। जबकि बैलेंस्ड एसे में राइटर बिल्कुल न्यूट्रल रहता है, उसका आर्ग्यूमेंट अनबायस्ड होता है और वो दोनों व्यू पॉइंट्स इन फेवर और अगेंस्ट उसको प्रेजेंट करता है और फिर इनको प्रेजेंट करते हुए एविडेंस, रीजनिंग और एग्जांपल्स के ज़रिए इनकी सपोर्टिंग डिटेल देता है। बैलेंस्ड एसेस में टोन भी फेयर और अनबायस्ड होती है, ऑब्जेक्टिव होती है, पर्सनल ओपिनियन नहीं देते और इम्पार्शल रहते हैं। तो जो मेन डिफरेंस है ओपिनियन एसे और डिस्कशन एसे में वो पर्पस का है। ओपिनियन एसेस का पर्पस होता है कि राइटर अपना पर्सनल ओपिनियन या व्यू पॉइंट दे किसी ख़ास टॉपिक पे या गिवन टॉपिक या इशू पे, और राइटर बिल्कुल क्लियर स्टांस लेता है, पोजीशन लेता है और उसको सपोर्ट करने के लिए रीजंस देता है और एविडेंस देता है। और ओपिनियन एसे का पर्पस होता है कि रीडर को परसुएट किया जाए कि वो राइटर के पर्सपेक्टिव या ओपिनियन के साथ एग्री करे। जबकि डिस्कशन एसे में राइटर का पर्पस होता है कि वो दोनों तरफ के व्यू पॉइंट्स का एक बैलेंस्ड ओवरव्यू प्रोवाइड करे और टॉपिक से रिलेटेड जो आर्ग्यूमेंट्स हैं उनका एक ऑब्जेक्टिव व्यू ले, अपना पर्सनल ओपिनियन ना दे। हाँ, इसमें वो अपना पर्सनल ओपिनियन इस तरह से दे सकता है कि दोनों व्यूज़ पेश करके एक अपना एक ओपिनियन दे के किस तरह दोनों को आप डील कर सकते हैं या इस तरह उनको स्टडी कर सकते हैं कि आपको दोनों के बारे में ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मिल सके और नॉलेज मिल सके। तो अब आप देख रहे हैं आपके सामने स्क्रीन पे मैंने ओपिनियन एसेस के बजाय डिस्कशन एसे से इस टॉपिक को स्टार्ट किया, क्योंकि अगर आप डिस्कशन एसे को समझ लेते हैं तो आपके लिए ओपिनियन एसे भी लिखना मुश्किल नहीं होता। तो हम जल्दी से देखते हैं इसके स्ट्रक्चर को। डिस्कशन एसे या बैलेंस्ड एसे या न्यूट्रल एसे में ओ लेवल एग्ज़ाम्स के लिए द बेस्ट अप्रोच विल बी टू मेक 8 पैराग्राफ्स, और इसकी आउटलाइन बनाते हुए आपने जो बॉडी पैराग्राफ्स है उसमें 6 पैराग्राफ्स रखें, 3 इन फेवर एंड 3 अगेंस्ट, और उन इन ऑल दो 6 पैराग्राफ्स जो आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट सेंटेंसेस होंगे जिन्हें टॉपिक सेंटेंस कहते हैं, आप आउटलाइन में पॉइंट्स के बजाय उन टॉपिक सेंटेंस को लिख लें। यानी हर पैराग्राफ में जो सबसे इम्पोर्टेंट सेंटेंस होगा या जिस सेंटेंस से आपने पैराग्राफ स्टार्ट करना होगा अपना डिस्कशन ऐसे, आप उसको लिख लें। और फिर आपने अपने एसे में उसी जो कंटेंट पॉइंट होगा, जो आपका पैराग्राफ का टॉपिक सेंटेंस होगा, आपने उसी से पैराग्राफ स्टार्ट करना है और अपना पॉइंट ऑफ व्यू
को सपोर्ट करने के लिए रीज़न्स और एविडेंस अटैच करनी है, उसके साथ देनी है। तो इसमें इंट्रोडक्शन भी बैलेंस्ड होता है, आपने दोनों साइड का व्यू देना होता है, और कंक्लूजन भी बैलेंस्ड होता है। और कंक्लूजन में आप जो मेन आर्ग्यूमेंट्स हैं उनको समराइज करके लिखते हैं, और राइटर्स ओपिनियन को भी, अपना ओपिनियन को भी दे सकते हैं इन अ बैलेंस्ड वे, लेकिन इसमें ज़्यादा स्ट्रॉन्ग स्टांस ना हो, ये ना हो कि लग रहा हो कि आप क्लियरली किसी एक साइड को सपोर्ट कर रहे हैं। तो आपका ओपिनियन वो भी बैलेंस्ड होना चाहिए, अगर आप समझते हैं कि दोनों पॉइंट ऑफ व्यूज़ कैरी वेट। तो इसमें आपको बहुत केयरफुल रहना पड़ता है कि आप दोनों पॉइंट ऑफ व्यूज़ को प्रॉपर स्पेस दें और प्रॉपर डिस्कशन दें। आप देख सकते हैं, इसको आप पॉज करके एसे को वीडियो को पॉज करके इस एसे को पढ़ें और देखें कि जो ग्रीन हाईलाइटेड हैं वो इन फेवर हैं और 3 रेड हाईलाइटेड अगेंस्ट हैं, और फिर न्यूट्रल आर्ग्यूमेंट्स दिए गए हैं। ऑन द कॉन्ट्ररी, जो ओपिनियन ऐसे होता है उसमें यू हैव टू टेक अ क्लियर स्टैंस। आपने बड़ा क्लियरली बताना होता है कि आइदर यू आर इन फेवर और अगेंस्ट। तो इसमें आपने अपने इंट्रोडक्शन में एक क्लियर थीसिस स्टेटमेंट देना होता है, जिसमें आप अपना व्यू लेते हैं, स्ट्रॉन्ग स्टैंस बताते हैं कि आइदर यू आर इन फेवर और अगेंस्ट, और फिर 3 बॉडी पैराग्राफ्स में जिस तरह ग्रीन हाईलाइटेड हैं उसको प्रूव करते हैं। ये जो ऐसे की आउटलाइन बनाई गई है, ये वन साइडेड आर्ग्यूमेंट को रिप्रेजेंट कर रही है इन फेवर, तो 3 आर्ग्यूमेंट्स इन फेवर, और फिर पैराग्राफ 5 और 6 में आपने काउंटर आर्ग्यूमेंट्स देने हैं। काउंटर आर्ग्यूमेंट्स में जो राइटर होता है वो अपोजिंग व्यू पॉइंट्स एंड काउंटर आर्ग्यूमेंट्स को एक्नॉलेज करता है, उसको एक्सेप्ट करता है कि ये पॉइंट्स सुनने चाहिए, इनको पढ़ना चाहिए, और साथ ही इन अपोजिंग व्यूज़ का आंसर भी देता है और बताता है कि ये अपोजिंग व्यूज़ सही नहीं हैं, और उसके लिए वो अपने रीजंस देता है स्ट्रॉन्ग एग्जांपल्स के साथ, एविडेंस के साथ, और इससे वो अपना केस और स्ट्रॉन्ग करने की कोशिश करता है। तो आप ये एग्जांपल पढ़ सकते हैं दोबारा, इसको वीडियो को पॉज करके देखें किस तरह ग्रीन हाईलाइटेड को एलेबरेट किया गया है पॉजिटिव व्यूज़ में कि टेलीविज़न is not harmful, it is a very useful invention and watching television brings advantages। और फिर येलो हाईलाइटेड एरिया काउंटर आर्गूमेंट्स हैं, एक पैराग्राफ में उसने अपोजिंग व्यू पॉइंट दी है, और फिर जो नेक्स्ट पैराग्राफ है पैराग्राफ 6 उसमें उनका आंसर्स भी दिए, और लास्ट में जो कंक्लूडिंग स्टेटमेंट है उसमें मेन पॉइंट्स की समरी और अपने थीसिस स्टेटमेंट को रीस्टेट किया गया है, दोबारा बताया गया है, ताकि रीडर भी कंक्लूड कर सके कि उसका व्यू पॉइंट सही है। सो डियर चिल्ड्रन, नाउ वी हैव कम टू द लास्ट पार्ट, द लास्ट टॉपिक ऑफ पेपर 1 सेक्शन 2 composition, and that is descriptive writing. And in this question you'll have to describe people, places, or events. So there is only one question of descriptive writing in paper 1 section 2, so you have no choice, so you should be very careful.
और अगर आपके पास अच्छी प्रैक्टिस नहीं है, आपने डिस्क्रिप्टिव राइटिंग ना ज़्यादा पढ़ी हुई है ना लिखी हुई है, प्रैक्टिस नहीं की हुई, तो प्लीज़ डू नॉट टेक एनी रिस्क। इसके बजाय आप नैरेटिव राइटिंग यूज़ कर सकते हैं, वो अटेम्प्ट कर सकते हैं, दैट इज़ कंपैरेटिवली ईजी। तो बहरहाल आई हैव टू टीच दिस थिंग ऑल्सो, एंड आई विल गिव सम इम्पॉर्टेंट डिटेल्स for revision so that those who have already prepared this topic may enhance their learning. So this part of lecture is pure revision. तो इसमें आप जल्दी से देखना कि आपने ऐसी लैंग्वेज यूज़ करनी है जिसमें रीडर को वो चीज़ नज़र आए, वो एक्सपीरियंस फील करे। अब जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल, इफ़ यू वांट टू टॉक अबाउट द साइज़ ऑफ द हाउस, तो ये कहना काफ़ी नहीं है द हाउस वॉज बिग। आपको ऐसे वर्ड्स यूज़ करने हैं जो उसके स्पेसिफिक फीचर्स को सामने ला सकें, या जनरल फीचर्स एंड स्पेसिफिक फीचर्स बोथ उसको सामने ला सकें। द हाउस स्टूड टॉल एंड इम्पोजिंग विथ 3 स्टोरीज एंड अ ग्रैंड एंट्रेंस। तो ये इम्पोजिंग का लफ्ज़ बता रहा है कि उसकी कैसी अपीयरेंस नज़र आती होगी, वेरी इम्प्रेसिव। आपने अगर ये बताना है कि समवन इज़ हैप्पी, तो ही लुक्ड हैप्पी, इसमें सिर्फ आप बता रहे हैं कि वो हैप्पी है। बट इफ़ यू वांट टू शो his happiness, you want the reader to see how happy he was, तो आप कह सकते हैं his face was aglow with an infectious happiness, his eyes sparkling like sunlit diamonds and a wide grin that stretched from ear to ear। तो पढ़ने वाले को काफ़ी वो विजुलाइज कर लेगा कि वो हंसते हुए कैसे लग रहा था। और इसी तरह अगर आपने सनसेट का मंज़र बताना है तो सिर्फ ये काफ़ी नहीं है बताना द सन वेंट डाउन, यू शुड शो हाउ द सन लुक्ड और हाउ द ओवरऑल सीन लुक्ड वाइल द सन वॉज सिटिंग। तो आप कह सकते हैं एज द डे ड्रू टू अ क्लोज द सन ग्रेसफुली डिसेंडेड बिलो द हराइजन कास्टिंग अ वार्म गोल्डन ह्यू अक्रॉस द लैंडस्केप। तो सन का भी मालूम हुआ और जो आसपास का लैंडस्केप था पूरा, उसके भी हमें एक व्यू नज़र आया। और फिर लास्ट में इट वॉज़ अ हॉट डे, बता दिया कि गर्म दिन है, लेकिन कितना गर्म, इफ़ यू वांट द रीडर टू फील दैट हीट, तो आप कह सकते हैं द स्कॉर्चिंग सन बीट डाउन रिलेंटलेसली टर्निंग द पाथ टू द हाउस इनटू अ सिजलिंग अवन। तो ये सिजलिंग अवन आप सब लोग इसको समझते होंगे, जानते होंगे कि कितना गर्म होता होगा। और तो इसने कंपेयर किया है पाथ टू द हाउस को सिजलिंग अवन से। तो दिस इज डिस्क्रिप्टिव राइटिंग एंड दिस मेक्स द राइटिंग, फॉर एग्जांपल नैरेटिव राइटिंग, रियली अ प्लेजर टू रीड। तो आपको थोड़ी बहुत डिस्क्रिप्टिव राइटिंग आनी चाहिए। आपसे मैं ये नहीं कह रहा कि आप डिस्क्रिप्टिव राइटिंग लाजमन चूज़ करें अगर आपको लिखना आता है या नहीं आता, लेकिन इतनी डिस्क्रिप्टिव राइटिंग आती हो कि आप नैरेटिव राइटिंग में यूज़ कर सकते हैं उसको। सो लेट्स मूव फॉरवर्ड। ये आपके सामने कुछ एग्जांपल्स हैं डिस्क्रिप्टिव राइटिंग के। इनको आप वीडियो पॉज करके आराम से पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं कि किस तरह हाउ यू शुड डिस्क्राइब अ पर्सन, प्लेस, एन इवेंट, एन ऑब्जेक्ट और इमोशंस एंड फीलिंग्स। तो चॉइस ऑफ वर्ड्स, स्टाइल ऑफ राइटिंग, सेंटेंस स्ट्रक्चर, ये सारी चीज़ें मिलकर डिस्क्रिप्टिव राइटिंग को खूबसूरत बनाती हैं। और फिर यहाँ मैंने कुछ इम्पॉर्टेंट डिस्क्रिप्टिव एसेज की आउटलाइंस लिख दी हैं। ये मिनिमम रिक्वायरमेंट है ऐसे राइटिंग, डिस्क्रिप्टिव ऐसे राइटिंग की। इफ़ यू आर डिस्क्राइबिंग प्लेसेस, तो फर्स्ट पैराग्राफ में आपने यू शुड मेंशन द नेम ऑफ द प्लेस, वाई यू हैव चोजन दिस प्लेस एंड वेयर दैट प्लेस इज़ और लोकेटेड, ये बताना एक पैराग्राफ में। और फिर बॉडी पैराग्राफ एटलीस्ट 3 हों जिनमें आप जनरल फीचर्स, फॉर एग्जाम्पल इफ़ यू टॉकिंग अबाउट अ स्कूल, तो हाउ मेनी क्लासरूम्स, ग्राउंड्स, लैब्स, ये
बता के आपने उसके स्पेसिफिक फीचर्स बताना है। अगर कोई स्पेशल टाइप ऑफ गेट्स लगे हुए हैं या कोई एंट्रेंस स्पेशल किस्म की है, तो इंगेजिंग है, अट्रैक्टिव है टू लुक एट, तो वो अपनी चीज़ें डिस्क्राइब करनी है। और फिर कंक्लूजन में जो ओवरऑल इम्प्रेशन है उस प्लेस के बारे में, आपका थॉट्स एंड फीलिंग्स हैं, आपने वो बताने हैं। और अगर आप चाहते हैं कि दूसरे लोग उस प्लेस को विज़िट करें तो वो भी आप बता सकते हैं। फिर डिस्क्राइबिंग अ पीपल, इट्स आई शुड से द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक for O level and A level students as far as descriptive writing is concerned. आपको you should be able to describe people at least in for your narratives. तो इसमें अगर आप डिस्क्रिप्टिव वैसे लिख रहे हैं तो वन पैराग्राफ अबाउट द बेसिक इंफॉर्मेशन, हु द पर्सन इज, और फिर व्हेन यू न्यू हिम और हर, और फिर बॉडी पैराग्राफ्स में एक फिजिकल फीचर्स का पैराग्राफ, एक कैरेक्टर एंड बिहेवियर का, और एटलीस्ट एक पैराग्राफ हैबिट्स एंड इंटरेस्ट के बारे में। और आखिर में आप समराइज करेंगे ओवरऑल इम्प्रेशंस, थॉट्स एंड फीलिंग्स को। एक पैराग्राफ थर्ड टॉपिक डिस्क्राइबिंग इवेंट्स, एंड इट इज़ द मदर ऑफ डिस्क्रिप्टिव टॉपिक्स। इसमें पीपल भी आ जाते हैं, प्लेसेस भी आ जाती हैं, ऑब्जेक्ट्स भी आ जाते हैं, एवरीथिंग कम्स इन डिस्क्राइबिंग इवेंट्स। तो इसके भी एटलीस्ट 3 पार्ट्स होने चाहिए। इसके 3 पार्ट्स होंगे: इंट्रोडक्शन, बॉडी, कंक्लूजन। और इंट्रोडक्शन में टाइटल ऑफ द इवेंट, व्हाट द इवेंट वाज, एंड व्हेन एंड वेयर इट टुक प्लेस। अगर पास्ट की आपने इवेंट बताना है तो पास्ट टेंस यूज़ करना है, अगर प्रेजेंट का इवेंट बताना है तो प्रेजेंट टेंस यूज़ करना है। बॉडी में एटलीस्ट 3 पैराग्राफ्स जिसमें आप डिटेल्स ऑफ द इवेंट्स और व्हाट रिएक्शंस डू यू हैव और डिड यू हैव फॉर दैट special sort of event that you are describing in this essay. In conclusion, you'll give them summary of oral impressions. आपने जो कुछ महसूस करते हैं उस इवेंट के बारे में वो आप बताएंगे। और फिर इट्स अ सैम्पल ऑफ डिस्क्राइबिंग अ प्लेस। इसमें सिटी ऑफ लंदन, इट्स एन अट्रैक्टिव प्लेस फॉर everyone in the world, globally a very famous place। तो आप इसमें देखेंगे किस तरह आउटलाइन बनाई गई है, और फिर all the important features of that place have been included, और फिर accordingly कितनी ज़बरदस्त कोहेरेंस है कि each outline point has been given one paragraph in an organized way। तो ये भी आप वीडियो पॉज करके इसको पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं। इट विल रियली हेल्प यू टू अंडरस्टैंड हाउ टू राइट एन ऑर्गेनाइज्ड, वेल ऑर्गेनाइज्ड डिस्क्रिप्टिव एसे। और इसके बाद ये 2 पास्ट पेपर क्वेश्चंस को अटेम्प्ट किया गया है, ग्रेट एसेज, एंड दे विल टीच यू हाउ टू स्टार्ट, हाउ टू डेवलप, एंड हाउ टू एंड डिस्क्रिप्टिव राइटिंग्स। But the most important thing is planning your descriptive writing। आपने अपनी descriptive writing को प्लान कैसे करना है, तो वो इट्स ऑलमोस्ट द सेम एज essay structure planning। उसी तरह बॉडी पैराग्राफ्स, इंट्रोडक्शन, बॉडी पैराग्राफ्स और कंक्लूजन को आपने लिखना है। तो ये 2 essays हैं, एंड आई होप ये जो एक रिविजन थी। विश यू बेस्ट ऑफ लक।